हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड बुक के 7वें चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो लगभग 16वीं 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बारे में दक्षिण भारत का इतिहास हमें देता है। ठीक है, कब का इतिहास देता है? दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बताया जाता है। वैसे भी माना जाता है कि दक्षिण भारत में एक इतिहास ये जो है ये हिंदू राज्य था। मतलब उस समय में जब 14वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी का समय चल रहा था, उस समय दक्षिण भारत में बहुत ही तो शासक थे। दिल्ली दक्कन का सल्तनत भी था। उस बीच में एक नगर का उदय हुआ था जिसे हम विजयनगर कहते हैं, और इसी विजयनगर के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें कृष्णदेवराय का नाम सर्वोपरि आता है। दोस्तों, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम कल्पना तक भी नहीं कर सकते। दक्षिण भारत का इतिहास जानने का एक बहुत ही बड़ा एक स्रोत माना जाता है, और उसी चैप्टर को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और हम इसे बताने का प्रयास करते हैं। निश्चित हम दोनों आदमी के प्रयास से ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये टॉपिक भी समझ में आएगा। ये आपका पहला वीडियो है, हम इसमें 2 से 3 वीडियो पे चर्चा करेंगे। आज एक साम्राज्य की राजधानी है जिसका नाम विजयनगर है, और यही विजयनगर के बारे में हम 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच में जानने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। दोस्तों, विजयनगर, सबसे पहले हम बात करते हैं विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे सम्मानित और शानदार साम्राज्य था। यानी दक्षिण भारत में हिंदू राज्य में हिंदू शासकों के तौर पे कोई अगर राज्य को याद किया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतर और सम्मानित शासक के तौर पे विजयनगर था। ठीक है, जहां पे 4 वंशों ने मिलकर के शासन किया था, और जहां पे पहला वंश जिसका नाम था संगम वंश, और उसी के संस्थापक वहां पे 2 भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। इन्हीं लोगों ने 1336 ईस्वी में एक साम्राज्य का एक वंश की नींव रखी जिसे संगम वंश, और वहां पर एक साम्राज्य का नींव रखा जिसे हम भविष्य में आगे चल करके विजयनगर साम्राज्य के रूप में जानते हैं। तो देखिए, इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। इस विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। हमने आपको पहले ही बताया कि 1336 ईस्वी में 2 भाई हरिहर और बुक्का ने मिल करके, कौन से? हरिहर और बुक्का ने की थी अपने पिताजी के नाम संगम पर। इस वंश का नाम संगम रखा था। विजयनगर साम्राज्य के शासक को राय कहते थे। क्या बोलते थे? रायस कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली अगर कोई शासक था तो उस शासक का नाम क्या था? उस शासक का नाम था कृष्णदेव राय। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले 1336 ईस्वी में 2 भाई हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर सबसे पहले एक यहाँ पे वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम हम क्या कहते हैं? हम इसे संगम वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संगम वंश कहते हैं। 1336 ईस्वी में इस वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का करते हैं। विजयनगर के दक्षिण के जो राजे थे ना, उन्हें हम नरपति या राय की उपाधि भी देते थे। वैसे तो कई राजाओं ने कई अलग अलग उपाधियां और भी लिया है, लेकिन हम इन्हें राय कहते थे या नरपति भी कहकर बुलाते थे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो थे कृष्णदेव राय, जिसे हम केडी राय के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि कृष्णदेव राय थे, उनके कार्यकाल के दौरान साम्राज्य अपनी महिमा को छुआ, यानी विकास किया। सबसे ज्यादा अगर विकास किसी के समय में हुआ था तो वो था विजयनगर में कृष्णदेव राय का समय, जिनके समय में बहुत ज्यादा विकास हुआ। हालांकि मात्र 15-20 साल ही वो रहे, मात्र तुलु वंश के थे, और उन्होंने 20 वर्षों तक ही शासन किया था। लेकिन इस 20 वर्ष की अवधि में उन्होंने अपार विकास का रास्ता ढूंढा। कहते हैं कि दौरान साम्राज्य की महिमा को छुआ। लगभग 225 वर्ष उत्कर्ष के बाद 1565 ईस्वी में
इस राज्य की भारी पराजय होती है। एक लड़ाई होती है दक्कन और विजयनगर के बीच में, जिसे हम राक्षस तारंगड़ी का युद्ध कहते हैं। और इसी युद्ध के बाद विजयनगर का साम्राज्य धीरे धीरे पतन के रास्ते पर चल देता है और राजधानी विजयनगर को जला दिया गया। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन बहुत ही अच्छा था और इसके लोग बहुत ही खुश रहते थे। विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी तक धीरे धीरे घटने लगा और 17वीं शताब्दी में यह साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। बड़ी ही तेजी से उभर करके आया था, लेकिन इसके बाद के शासकों ने अच्छी तरह नहीं संभाल पाए और विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया, एक पतन के रास्ते पर चल दिया। आगे कह रहा है, अब देखिए कर्नाटक साम्राज्य। इसका कहने का उद्देश्य यह है कि पहले हम इसे विजयनगर कहते थे और चूंकि ये विजयनगर आज के वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, इसलिए हम क्यों ना इसे कर्नाटक साम्राज्य कह पाए। इसीलिए समकालीन इतिहासकार इसे अब विजयनगर ना कह करके कर्नाटक साम्राज्य के बारे में बताना शुरू कर दिए हैं। जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे, वहीं समकालीन इतिहासकार ने अब इसे कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा देने लगी। मैंने बताया ना कि पहले इस एरिया को विजयनगर कहा गया और चूंकि विजयनगर साम्राज्य भी रखा गया और चूंकि विजयनगर साम्राज्य वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है, इसलिए वर्तमान के इतिहासकारों ने इसे विजयनगर के नाम के स्थान पर अब इसे कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा देने लगे हैं और कर्नाटक साम्राज्य कहने लगे हैं। तो इसलिए इसे कर्नाटक साम्राज्य कहा जाता है। अब देखिए, अब कह रहा है कि हम्पी का इतिहास। हम्पी खोज का उद्भव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर हुआ था। यानी कहते हैं कि हम्पी खोज का उद्भव यहाँ के स्थानीय मातृ देवी जो थी, जिनका नाम था पंपा देवी, उसी पंपा देवी के नाम पर हुआ था। हम्पी की खोज 1815 में भारत के पहले सर्वेक्षण जनरल कॉलिन मैकेंजी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बड़ी पूछाता है कि पहले सर्वेक्षण डायरेक्टर कौन थे, कॉलिन मैकेंजी ने ही किया था। एलेक्जेंडर ग्रीनवाल ने 1856 में हम्पी की पहली विस्तृत फोटोग्राफी की थी, जो कि विद्वानों के लिए काफी उपयोगी साबित हुआ। 1876 में J.F. फ्लीट ने हम्पी के मंदिरों की दीवारों पर शिलालेख का संकलन किया और प्रलेखन शुरू कर दिया, नहीं लिखना शुरू किया। जॉन मार्शल ने 1902 में हम्पी के संरक्षण की शुरुआत कर दी और 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित किया गया था और 1986 में इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया। दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय महत्व और विश्व धरोहर। राष्ट्रीय महत्व 1976 में और 10 साल बाद 1986 में इसे विश्व धरोहर यूनेस्को में स्थान दिया गया। अब कह रहा है कि हम्पी की खोज, हम्पी के खंडहरों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था। शहर के इतिहास को फिर से बनाने के लिए विरूपाक्ष मंदिर के पुजारियों की यादों और पंपा देवी मंदिर की कई शिलालेखों और मंदिरों, विदेशी यात्रियों के बातों और खातों, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए अन्य साहित्य जैसे स्रोतों ने हम्पी की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पर यह, थोड़ी सी बारीकी से समझिएगा कि बात कह रहे हैं क्या कि किसी भी विषय के, किसी भी व्यक्ति के, किसी साम्राज्य के या किसी भी चीज की जानकारी के लिए हमें दो स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है। एक कोई पुरातात्विक स्रोत हो या एक कोई साहित्यिक स्रोत हो। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जैसे शिलालेख हो गए, किसी बिल्डिंग हो गए, कोई महल हो गया, कोई अभिलेख हो गया, कोई बर्तन हो गया, कोई कब्र हो गया। इन सब चीजों से जो जानकारियां प्राप्त होती है उसे पुरातात्विक कहते हैं। साहित्यिक में जो देशी साहित्य हो, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो या वो विदेशी व्यक्ति क्यों ना हो, इसके द्वारा लिखे गए जानकारी से जो जानकारी मिलती है उसे हम साहित्य कहते हैं। लेकिन विजयनगर के बारे में हम थोड़ा अलग देख सकते हैं। यहाँ की जानकारी हमें इन दोनों के अलावा एक तीसरा चीज से मिलती है जिसे हम मौखिक ज्ञान कहते हैं। विजयनगर के पाए जाने वाले मंदिरों में रहने वाले पुजारी जो थे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान आगे बढ़ा था
उनके ज्ञान को भी प्राप्त करके यहाँ के इतिहासकारों ने उसके आधार पर समझने की कोशिश की और वहां के इतिहास को लिखने के बारे में अध्ययन किया। यही यहाँ पे बताया गया है कि शिलालेख, मंदिर, विदेशी यात्री और वहां के लोग पंडित के माध्यम से भी जानकारियां प्राप्त होती है। तो इस प्रकार विजयनगर के इतिहास की जानकारी के लिए 3 स्रोत उपलब्ध हुए, पुरातात्विक, साहित्यिक और मौखिक ज्ञान। अब कह रहा है कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जिसका जन्म 1754 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी का हुआ था। यह एक इतिहासकार, सर्वेक्षक, मानचित्रकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। 1815 में उन्हें कर्नल कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेक्षक जनरल बनाया गया था। 1821 तक अपनी मृत्यु तक वे संयम समय के में इस पद पर बने रहे और भारत में विजयनगर के खोज में बहुत ही बड़ा कॉलिन मैकेंजी का योगदान हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों कहता है कि हम्पी का शाही केंद्र मतलब घर, हम्पी के अंदर जो राजा रहते थे उनका स्थान वहां पर कैसा था। हम्पी का शाही केंद्र हम्पी की बस्ती के बिल्कुल दक्षिण और पश्चिम भाग में स्थित था। यानी मान लीजिए कि इस तरह की बस्तियां थी, बीच में वहां रास्ते थे, तो दक्षिण पश्चिम में एक तरफ स्थित था, जिसमें 60 से अधिक हमें मंदिर थे। 30 भवन परिसर की पहचान महल के रूप में की गई है, यानी 30 गो भवन और 60 से अधिक मंदिर। राजा का महल बाड़ा में सबसे बड़ा होता था और इसके 2 मंच वहां पर होते थे। एक को हम लोग दर्शक हॉल, जहां पे दर्शक बैठते थे, और एक को महानवी डीबा, जो थोड़ा ऊंचाई पर होता था और उस ऊंचाई पर राजा बैठ करके सारी चीजों को देखता था। क्योंकि एक समय ऐसा आता था जहां पर विजयनगर में 9 दिन तक चलने वाले त्योहार को हम महानवमी भी कहा करते थे। शाही केंद्र में कुछ खूबसूरत इमारतें हैं, जैसे कमल महल, हजार राम मंदिर इत्यादि। अब पूछा जाता है कि महानवमी डीबा और महानवमी में क्या अंतर है। तो महानवमी डीबा शहर में उच्चतम बिंदुओं में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच होता था, जो लगभग इतना वर्ग फुट से इतना फीट की ऊंचाई तक बढ़ता था। विभिन्न समारोह यहाँ पर किए जाते थे, ठीक है, और वहां पर राजा बैठ करके उसे देखता था। और 9 दिन तक चलने वाले त्योहार को हम लोग नवमी या महानवमी कहा करते थे। और महानवमी का शाब्दिक अर्थ है 9 दिन तक चलने वाला पर्व, अर्थात महान नौवा दिवस। इस अवसर पर अनेक राजकीय कर्मकांड निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत, प्रदर्शन तथा आदि राज्यों का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर धर्मानुष्ठानिक में होने वाली मूर्ति की पूजा, राज्य की अश्व की पूजा तथा भैंस और अन्य जानवरों की बलि भी दी जाती थी। यहाँ पर नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा, साज लगे घोड़ों की हथियारों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा उसके अतिथियों को दी जाने वाली होती थी। औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षक थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायक जो होते थे ना वहां पर, उन नायकों की सेना का खुले मैदान में निरीक्षण, यानी नियोजित समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे और फिर राजा उनसे मिलता था, भेंट मुलाकात होती थी और परीक्षण होता था, निरीक्षण होता था। जो चीज उसे पसंद आ जाता था राजा को, वह उन नायकों से राजा ले लेता था। 10 दिन तक चलने वाले इसी त्योहार को हम लोग महानवमी के नाम से जानते थे। अब कह रहा है कि हम्पी के मंदिर, इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास था। पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल सभी शासकों ने मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित किया। मंदिर को धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। विरूपाक्ष और पंपा देवी की मंदिर
बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र केंद्र था। विजयनगर के राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से, विरूपाक्ष की पूजा करते थे, शासन करने का दावा भी किया है। उन्होंने हिंदू सुल्ताना अर्थात अरबी शब्द सुल्तान का भी सशक्तिकरण हिंदू सुल्तान की उपाधि लेते थे, शीर्षक का उपयोग करके अपने करीबी संबंधों का संकेत दिया। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में विजयनगर के शासकों द्वारा राय गोपुरम और मंडप का विकसित भी किया गया था। गोपुरम जो गेट पर बनने वाला एक विशाल संरचना होता था, उसे ही हम गोपुरम कहते थे, अर्थात गेट पर बनता था। मंदिर के गेट पर एक गोपुरम होता था, जिसकी दूर से ही पहचान हो जाती थी कि इस मंदिर का ये गोपुरम है। और मंदिर के बीचों बीच एकदम नीचे एक मंडप होता था। कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर में मुख्य मंदिर के सामने हॉल बनवाया और उन्होंने पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी करवाया। मंदिर में हॉल का उपयोग संगीत, नृत्य, नाटक और देवताओं के विवाह के लिए विशेष कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। विजयनगर के शासकों ने विट्ठल मंदिर की भी स्थापना की। हालांकि विट्ठल मंदिर यहाँ का नहीं था, वो महाराष्ट्र का था, ठीक है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने स्थान दिया। इससे पता चलता है कि यहाँ के शासक क्या थे, धर्म निरपेक्ष थे, धर्म सहिष्णु थे। विष्णु का एक रूप विट्ठल भी मनाता है। आमतौर पर महाराष्ट्र में इसकी पूजा होती थी। कुछ सबसे शानदार गोपुरम स्थानीय नायकों द्वारा भी बनवाए गए थे। दोस्तों, आज हमने इस चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन दिया इस विषय के बारे में, इस चैप्टर के बारे में कि चैप्टर की स्थापना किसने की और कितने वंशों ने शासन किया। 4 वंशों ने हमने इसमें कहा था कि शासन किया था, जिसमें संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरविंदु वंश थे। इसी सुलु वंश के शासक जिनका नाम था कृष्णदेव राय यानी केडी राय कहते थे हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने 4 वंशों की बात की। प्रथम वंश संगम था, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था अपने पिता संगम के नाम पर। और फिर यहाँ पे 4 वंशों ने लगभग 200 वर्षों में शासन किया। हमने इस चैप्टर में आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि महानवमी और महानवमी डिब्बा में क्या अंतर है, गोपुरम किसे कहते थे और इस विजयनगर की खोज कैसे हुई और उस खोज में किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा। अगर इस प्रकार से मिला जुला अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है दोस्तों, आप इसे पढ़िएगा। जैसे विजयनगर की खोज के बारे में कॉलिन मैकेंजी का पूछा आता है, तो आपको निश्चित तौर पे इसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा। अगले वीडियो में हम कुछ अलग चीजें लेकर के इसमें आएंगे विजयनगर से, ठीक इसके आगे की प्रक्रिया, क्योंकि हम बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो जो हेडिंग एनसीईआरटी में दिया है उसी हेडिंग को हम अपने भाषा में शॉर्ट करके हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सरल शब्दों में इस शब्द को समझ पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।